श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के आसनसोल में हिरासत पर मौत के एक मामले को लेकर जबरदस्त बवाल हुआ है। गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी है और तोड़फोड़ की है। इस मामले को लेकर पूरे इलाके में तनाव है। आपको बता दें कि चोरी के एक आरोपी की पुलिस लॉकअप में मौत के बाद यह गुस्सा भड़का है, जिसके बाद देखिए लोगों ने किस तरह से यहां पर पुलिस स्टेशन पर बवाल काटा है। पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया है। दरअसल पुलिस हिरासत में एक मौत को लेकर यह बवाल है। अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, क्या है पूरी खबर? जी देखिए, कल पिछले 10-12 दिनों से आसनसोल के बराकर इलाके में चोरी हो रही थी, तो उसी में कई पुराने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक आरोपी की हिरासत में ही मौत हो गई। उसी के बाद उसके इलाके के जो लोग थे उन्होंने पुलिस हिरासत में मौत के मामले पर हंगामा शुरू किया और जो बालाकर पुलिस फाड़ी है वहां पर जो पुलिस की गाड़ियां थी, क्योंकि काफी लोग एकत्रित हो गए थे, गुस्से में थे, पुलिस पर हमला किया, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की, 1-2 गाड़ियों में आग भी लगाई। लेकिन जैसे ही इसकी खबर पहुंची, तुरंत बड़ी फोर्स इलाके में पहुंची और लोगों को शांत किया। हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। लाठीचार्ज के बाद अभी तनाव तो बना हुआ है, लेकिन स्थिति काबू में है। फिलहाल पुलिस ने जांच का आदेश भी दिया है। जो 2 पुलिस आरोपी ऑफिसर पर आरोप है उनको क्लोज भी किया गया है। पुलिस ने स्वीकार किया गया है कि पुलिस की ज्यादती की वजह से ही संभवतः मौत हुई है और मामले की जांच का आदेश पुलिस की ओर से डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू कर दी गई है और 2 लोगों को क्लोज किया है और इलाके में जो तनाव बरकरार था उसको कम करने की कोशिश हो रही है और जो हिंसा का वातावरण था उस पर काबू पा लिया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुपम, तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब आपको इस वक्त की 3 बड़ी राजनीतिक खबरें हम बता दें। पहली खबर है कई राज्यों के राज्यपाल बदले जाने की। दूसरी खबर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर है और माना जा रहा है कि गुरुवार की सुबह मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा। तीसरी बड़ी खबर यह है कि कैबिनेट विस्तार के लिए कई नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। तो आपको हम बता दें ये 3 बड़ी खबरें हैं जो कि इस वक्त राजनीतिक खबरें लगातार जिस पर अपडेट आपको हम दे रहे हैं। आपको बता दें कई गवर्नर्स जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं, बदले गए हैं और साथ ही साथ गुरुवार को 10:30 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होना है और कई वो नेता मंत्री जो है वो ऑलरेडी वो पहुंच रहे हैं, जिनको सूचना मिल गई है, जिनके नाम पर मुहर लग चुका है, वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। 3 बजे तक आपको बता दें ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, तमाम और जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं दिल्ली। इसके बाद बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात होगी। और सबसे पहले बड़ी खबर मोदी कैबिनेट विस्तार से जुड़ी हुई। माना जा रहा है कि 8 जुलाई को सुबह 10:30 बजे मोदी कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। इसमें कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है। कई नेताओं को मंत्रिमंडल विस्तार के लिए दिल्ली बुलाया गया है। इनमें सबसे अहम नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल का है। आज दोनों दिल्ली पहुंच रहे हैं। उधर हिमाचल प्रदेश दौरे से जेपी नड्डा दिल्ली लौट आए हैं। खबर के मुताबिक नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष संभावित मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। जिन मंत्रियों की कुर्सी छिनने वाली है उनसे भी दोनों नेता मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, फिलहाल पूरे खबर को लेकर ये जो खबरें आ रही है, क्योंकि ये 3 राजनीति से जुड़ी ये 3 महत्वपूर्ण खबरें हैं, डेवलपमेंट से, जिसको लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। आपके पास अब इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट, कौन कौन से वो नेता है, कौन कौन से चेहरे हैं जो दिल्ली पहुंच गए हैं और कौन कौन से वो चेहरे हैं जो दिल्ली पहुंचने वाले हैं? देखिए श्वेता, मैं आपको एक जानकारी दे दूं। मेरे साथ हैं इस वक्त थावरचंद गहलोत, जो नव नियुक्त जो है कर्नाटक के गवर्नर हैं, केंद्र सरकार में जो है मंत्री रहे हैं, राज्यसभा में नेता सदन थे और बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य थे। उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। सर, नई जिम्मेदारी आ गई आपके पास, तो आप दोबारा शुरू कर रहे हैं? जी तो जी, जरूरत क्या दोबारा? नहीं, आपको लगता है कि ये जो जिम्मेदारी है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण? मैंने तो अभी तक के जीवन में जो जिम्मेदारी मुझे दी गई उनको सबको महत्वपूर्ण माना और आज भी जो जिम्मेदारी मुझे मिली है ये और भी महत्वपूर्ण है। इसको मैं बखूबी कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी से और कठोर परिश्रम करके निभाऊंगा। सर, क्योंकि लंबा अनुभव था, 7 साल आपने काम किया, कई महत्वपूर्ण आपने काम किए हैं, दिव्यांगों के लिए आपने बहुत काम किए अपने मंत्रालय में। निश्चित रूप से हमने
सामाजिक न्याय विभाग में और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में बहुत अच्छे काम किए हैं। मोदी साहब के, नरेंद्र मोदी साहब के मार्गदर्शन में ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। विभाग को जीवंत और सक्रिय बना करके सारे देश में पहचान बनाई है। इतना ही नहीं तो देश और दुनिया में भी पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। केंद्र से राज्यपाल कैसा लगता है आपको? अच्छा अनुभव कर रहे हैं। आपके लिए एक लंबा समय क्योंकि राजनीति का रहा है, तो आपको कर्नाटक की जिम्मेदारी, इसके लिए आप किस तरीके से अपने आप को आगे लेके चलेंगे? जो दायित्व दिया है उस पर संवैधानिक मर्यादाओं में रहते हुए दायित्व को निभाएंगे। जी। तो ये थे श्वेता थावरचंद गहलोत, जो अभी कर्नाटक के नवनियुक्त जो गवर्नर हैं वो हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि कई अभी भी ऐसे बहुत से मंत्री हैं जिनकी परफॉर्मेंस का ऑडिट हुआ है, लेकिन थावरचंद गहलोत को जो है केंद्रीय मंत्री से अगर हटाया गया है तो उनको जो है वो राज्यपाल भी नियुक्त किया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि उनके लिए पहले से ही प्रधानमंत्री ने एक तरीके से सोच बना रखी थी कि उनको आगे उनके लिए भविष्य में किस तरीके की राजनीति रहने वाली है। बिल्कुल हिमांशु, अभी थावरचंद गहलोत से आपने बातचीत सुनी हमारे दर्शकों ने, और वो पूरी तरह से तैयार हैं और अपनी नई जिम्मेदारी को लेकर उन्होंने खास तौर पर बताया कि किस तरह से उनको जो कुछ भी मिला है वो पूरी तरह से उसका निर्वहन करेंगे। जो भी जिम्मेदारी उन्हें मिली है अब तक वो करते रहे हैं। और इस बीच आपको हम बता दें कि किस राज्य से किसकी संभावना है, ये आपको बता दें। देखिए, अगर हम बात करें पटना में सुशील मोदी, पशुपति पारस, राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह और संतोष कुमार, ये वो नाम है पटना से। हालांकि इसमें आपको ये भी बता दें कि आखिरी मुहर जो है वो नीतीश कुमार ही लगाने वाले हैं, लेकिन जिनको लेकर चर्चा चल रही है वो ये नाम है। बिहार की अगर हम बात करें, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये चुनावी राज्य है। देखिए, लखनऊ में आपको हम बता दें, यानी कि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो अनुप्रिया पटेल और जो कि अपना दल की नेता है, वरुण गांधी, इनको लेकर बातचीत चल रही है। और प्रवीण निषाद, जो निषाद पार्टी के नेता है, उनको लेकर, क्योंकि आने वाले समय में यहां पर चुनाव होने वाले हैं, इसके मद्देनजर यहां पर समीकरण बिठाने की कोशिश है। और अब आपको बता दें कि असम की अगर हम बात करें तो पूर्व सीएम असम के सर्बानंद सोनोवाल, इनको मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना है और वो भी रवाना हो चुके हैं, जो अभी अभी आपको हमने थोड़ी देर पहले खबर भी बताई थी। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनका नाम लगभग पक्का ही है क्योंकि निकल चुके हैं। खुद जेपी नड्डा बताया जा रहा है कि उन्होंने फोन किया था और उसके बाद वो रवाना हो चुके हैं, क्योंकि उज्जैन में उन्होंने महाकाल के दर्शन किए। उसके बाद सीधे अपना उनका जो भी कार्यक्रम था उसको पोस्टपोन करके फिर आगे जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। और इस बीच आपको हम बता दें कि हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हिमांशु हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। रवीश, आपके पास क्या कुछ जानकारी, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो लगभग 3 बजे की उनकी फ्लाइट है और उसके बाद वो यहां पहुंचेंगे और जेपी नड्डा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। इस बारे में आपको कोई जानकारी? जी बिल्कुल, कार्यक्रम तक तय हो चुका है। 3:30 बजे रेगुलर फ्लाइट इंदौर से उनकी है, जो सीधे दिल्ली पहुंचाएगी। अगले 1.5 घंटे में वो दिल्ली पहुंच जाएंगे 4:30 बजे के आसपास। और उसके बाद बताया जा रहा है शाम 6 बजे के करीब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके घर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात होनी है। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि अकेले ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं, बल्कि ऐसे कई मंत्री जिनका नाम संभावित है मंत्रिमंडल में, उन सबसे मुलाकात होनी है जेपी नड्डा की। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के इसलिए ज्यादा हलचल तेज है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में 2020 मार्च में बनी थी। और जब उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी, तभी से यह माना जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र की राजनीति में बड़ा पद दिया जाएगा। पहले राज्यसभा में उनको लाया गया और उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में लाने की सुगबुगाहट तब से ही चल रही थी। लेकिन बीते करीब 15 दिनों से ये कयास बेहद ज्यादा तेजी से लगाए जाने लगे मध्य प्रदेश की सियासत में कि आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया का इंतजार इतना लंबा क्यों हो रहा है। और इसलिए मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो बीते 20-25 दिनों से लगातार यहाँ पर चेहरा बदलने को लेकर के राजनीति खूब चल रही थी। कांग्रेस लगातार हमलावर थी ज्योतिरादित्य सिंधिया के किसी भी पद पे न होने की वजह से। सिंधिया बार बार ये कह रहे थे कि वो पद की लालसा के लिए यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन इन सबके बीच उनके समर्थक लगातार यही उम्मीद किए बैठे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में कोई पद मिलेगा।
और इसीलिए अब जब ये लगभग तय हो गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया अब यहाँ 3:30 बजे इंदौर से उड़ान भरेंगे, 5 बजे के आसपास वो दिल्ली लैंड करेंगे, फिर सीधे वो जेपी नड्डा से मिलने जाएंगे। तो इन सब के बीच में मध्य प्रदेश की सियासत के लिए भी एक बड़ी खबर ये निकल के सामने आ जाएगी कि यहाँ पे जो अटकलें बीते 1 महीने से चल रही थी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के, कम से कम वो अटकलें भी दूर हो जाएगी यदि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो उनका नाम अभी तक चल रहा है उसमें उनको जगह मिल जाती है और अगर वो केंद्र में मंत्री बन जाते हैं तो। बिल्कुल, हिमांशु भी हमारे साथ बने हुए। हिमांशु, जैसा कि रवीश ने बताया, एक लंबा इंतजार ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो कि अब खत्म होने वाला है और उन्हें कैबिनेट में अब जगह मिलने वाली है, लेकिन बताया जा रहा है कई ऐसे मंत्री हैं जिन्हें हटाया भी जा सकता है, यानी मंत्री पद उनसे छीना भी जा सकता है। उनके बारे में कोई जानकारी, वो कौन कौन से मंत्री हैं? देखिए श्वेता, इस चीज की जानकारी सिर्फ अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के पास है कि किस मंत्री को हटाया जा सकता है, इतना तय है। अभी मैंने कुछ देर पहले जो है थावरचंद गहलोत से बात की थी, जिनको मंत्री पद से हटाकर जो है कर्नाटक का गवर्नर अपॉइंट किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि उनको बड़ी खुशी है, जो जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से उनको दी गई है वो उसका निर्वहन करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि उनके जाने से केंद्रीय मंत्री से हटने के बाद 3 पोस्ट खाली होती हैं। एक पोस्ट बीजेपी के अंदर पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य के तौर पर, जो पहले से जिसमें 4 सदस्य नहीं हैं, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, अनंत कुमार और वेंकैया नायडू के बाद 4 पोस्ट पहले से खाली थी। एक पोस्ट जो है थावरचंद गहलोत के गवर्नर बनने के बाद से खाली हो जाएगी। साथ ही साथ राज्यसभा में सदन के नेता कौन होंगे ये भी तय करना होगा, क्योंकि 19 तारीख से जो है बीजेपी पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने जा रहा है। और साथ ही साथ उनकी जगह नया दलित चेहरा जो है सरकार के अंदर कौन आएगा, इसको लेकर अब कुछ देर में थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि किन मंत्रियों की परफॉर्मेंस कैसी है, ये सारी रिपोर्ट जो है प्रधानमंत्री ने अपने पास बना ली है और अब उसके आधार पर जो है रिशफल हो रहा है। और उसकी पहला कड़ी जो है हमने देखा कि थावरचंद गहलोत को जो है मंत्रिमंडल से हटाकर जो है वो कर्नाटक का गवर्नर बनाया गया। तो एक कदम तो आगे बढ़ चुके हैं। अब देखना यह है कि आगे किन किन मंत्रियों को जो है हटाया जाता है और किन को हटाकर संगठन या अन्य जिम्मेदारियां जो हैं वो दी जाती हैं। बिल्कुल, और इन फेर बदल के बीच में कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित सिंह भी पटना से जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जरा वो सुन लेते हैं। रक्षा मंत्री जी, क्या जल्द ही विस्तार हो रहा है, कैबिनेट में विस्तार हो रहा है? अभी संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है कि आपको एक कैबिनेट का भी दर्जा देने का? नहीं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं पहुँचने के बाद मुझे जानकारी मिलने के बाद मैं कहूँगा। आज जेपी नड्डा जी बुलाया क्या सर? नहीं। काल मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। इस मंदिर के साथ सिंधिया परिवार की अंतरात्मा की भावना जुड़ी हुई है। जब मैं उज्जैन आता हूँ तो महाकाल के दरबार में भोग लगाना हमारा धर्म और दायित्व दोनों है। मेरी यही कामना है कि इस कोरोना के युद्ध में मानव जाति को भगवान आशीर्वाद प्रदान करे, विजयश्री प्रदान करे और उसी के साथ एक अमन चैन का वातावरण हमारे प्रदेश में रहे, सुख समृद्धि के रास्ते में हम लोग चलते रहें, विकास और प्रगति होते रहे और एक आध्यात्मिक विकास भी हर भारतीय नागरिक का भगवान महाकाल के आशीर्वाद से होता है। आज दिल्ली से बुलावा आ गया है सर, कितनी बजे तक निकलना है और क्या? यहाँ से मैं जा रहा हूँ कई जगह श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, फिर बीजेपी कार्यालय भी मैं जा रहा हूँ, 2-3 लोगों के यहाँ भी जा रहा हूँ और ऐसा ही विस्तृत दौरा। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे निकलने दीजिए। जी, जेडीयू क्या कल केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहा है, क्या आप इसकी पुष्टि करते हैं? जनता दल यूनाइटेड केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होगी और कौन मंत्री बनेंगे ये विशेषाधिकार माननीय प्रधानमंत्री जी के हैं। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, निश्चित रूप से आप सबको स्पष्ट रूप से मिल जाएगी खबर। धन्यवाद। इस बात की भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि 3 मंत्री पद जो मांगा गया है जेडीयू की तरफ से, एक कैबिनेट बर्थ मांगा गया है, 2 एमओएस मांगा गया है, क्या इसके आप बताएंगे? ये विशेषाधिकार हम लोग के नेता का है। हम इतना ही बताएंगे आपको कि केंद्र में हमारी पार्टी
शामिल हो रही है केंद्रीय मंत्रिमंडल में। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आपके हैं आरसीपी सिंह, उनके भी नाम की चर्चा चल रही है कि वो भी केंद्र में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे, हम लोग के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे, और हम इतना ही बताएंगे, संकेत देंगे कि केंद्र में हमारी पार्टी शामिल हो रही है। सवाल, अति पिछड़ी जाति का भी इसमें आपको लगता है रोल होगा, उनको जगह मिलेगी? इधर नेता बताएंगे इस पर जो है, लेकिन निश्चित रूप से सभी जगह जो है हमारी पार्टी संगठन, हम संगठन देख रहे हैं, हमारी पार्टी जो है संगठन का काम कर रही है। संगठन में हम इतना ही बताएंगे कि संगठन जनता दल यूनाइटेड पार्टी जो है शामिल होगी। पिछली बार नहीं शामिल हुए थे, नाराजगी थी, इस बार यानी शामिल हो रहे हैं? शामिल हो रहे हैं हम लोग। सीधे चलते हैं पटना, रोहित सिंह के पास। रोहित, उमेश कुशवाहा से कुछ समय पहले आपने बातचीत की थी, अभी हमने वो दिखाया भी था। कम से कम ये तो तस्वीर साफ हो गई है कि हाँ, जेडीयू जो है इस बार वो शामिल हो रही है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, जो कि पिछले बार नहीं हुई थी नाराजगी की वजह से। लेकिन इस बार किस तरह के समीकरण बन रहे हैं, किन किन बातों को ध्यान रखकर किन किन का नाम आगे आ सकता है, इसको लेकर कुछ क्लैरिटी हुई है? देखिए श्वेता, अब जो मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है उसमें किन किन को शामिल किया जाए, इसको लेकर एक फैक्टर जो है वो 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो उसको नज़र में ज़रूर रखते हुए जो है किसी भी नाम पर जो है चर्चा की जा रही है। 2019 में जो है जेडीयू शामिल नहीं हुई थी, उसकी अपनी वजह थी, क्योंकि 2 आदमी मंत्री बनना चाह रहे थे सरकार, और सरकार ने एक ही मंत्री पद जो है वो ऑफर किया था जेडीयू को। लेकिन अब जो है स्थिति स्पष्ट हो गई है कि जेडीयू कम से कम इस बार जो मंत्रिमंडल विस्तार होना है उसमें शामिल ज़रूर हो रही है। और हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, नीतीश कुमार ने एक कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री का पद मांगा है, यानी 3 मंत्री पद जो है वो मांग की है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या जेडीयू को 3 बर्थ जो है वो दिया जाता है या नहीं। और जहाँ तक नामों की बात करें तो आरसीपी सिंह, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के, उनके नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा है। वो फ्रंट रनर माने जा रहे हैं कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। साथ ही पिछड़ी जाति से आने वाले भी 2-3 नाम हैं, जैसे रामनाथ ठाकुर हुए, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जो जहानाबाद के एमपी हैं, और संतोष कुशवाहा जो कि पूर्णिया से एमपी हैं। इन सब के भी मंत्री बनने की चर्चा चल रही है। हालांकि आखिरी मुहर जो है वो नीतीश कुमार जो है उन नामों पर लगाएंगे जिनको वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करवाना चाहते हैं। और उसके साथ ही पशुपति पारस एलजेपी कोटे के, उनका मंत्री बनना लगभग तय है। और साथ ही सुशील मोदी बीजेपी से, जो पिछले 7-8 महीने से जो है वो बिहार की राजनीति से दूर हैं, उन्हें भी अब केंद्र में जो है जगह मिलना लगभग तय माना जा रहा है। बिल्कुल रोहित, आपका और तमाम जो हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सभी का, हिमांशु, आपका, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस बीच आपको हम बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा के सत्र के दूसरे दिन आज भी बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। पार्टी विधायक आज सदन के अंदर नहीं गए, उन सभी ने सदन के बाहर ही शैडो असेंबली बनाई और अपनी ही पार्टी के नेता को स्पीकर बना दिया। कल पार्टी के 12 विधायकों के निलंबन को लेकर बीजेपी ने यह प्रदर्शन किया है। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं दूसरी ओर उद्धव सरकार केंद्रीय कृषि कानून में संशोधन को लेकर आज प्रस्ताव लेकर आई है। जिस प्रकार से कल 12 लोगों को सरकार ने सस्पेंड किया, सरकार के खिलाफ जब बोलते हैं ये सरकार किसानों के खिलाफ है, ओबीसी के खिलाफ है, मराठाओं के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है, ये सारी चीजें जब हम बोलते हैं तो सरकार जवाब नहीं दे सकती। इसलिए हमारे 12 विधायकों को कल सस्पेंड किया और बिल्कुल झूठे आरोप लगाकर, सिरे से झूठे आरोप लगाकर उनको सस्पेंड किया। और आज जब हम शांति के साथ हमारी प्रति विधानसभा चला रहे थे तो वहां पर मार्शलों को भेजकर मीडिया के साथ दुर्व्यवहार किया गया, मीडिया के कैमरे छीने गए। और इसलिए हमने तय किया हमारी लड़ाई मार्शलों से नहीं है, हम अब मीडिया रूम में यहां आकर हमारा ये जो प्रति विधानसभा ये चलाएंगे और इस सरकार का नकाब फाड़ेंगे, इनके भ्रष्टाचार के प्रकरणों को यहां बाहर निकालेंगे। अगर विधानसभा में हमको ये बैठना नहीं देते तो जनता के बीच जाकर हम इस सरकार का बुर्खा फाड़ेंगे। हम यहां पर इसकी शुरुआत कर रहे हैं।
और महाराष्ट्र के बाद अब बात करेंगे पंजाब की। पंजाब कांग्रेस में जारी खींचतान के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज शाम 5 बजे पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने वाले हैं। माना जा रहा है कि दोनों के बीच पंजाब में जारी पार्टी की अंदरूनी कलह को लेकर बात होगी ताकि विवादों को खत्म किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी और कैप्टन अमरिंदर की होने वाली मुलाकात में राहुल गांधी भी मौजूद रह सकते हैं। तो आपको हम बता दें, कुछ दिनों पहले नवजोत सिंह सिद्धू यहां आए थे और उनकी मुलाकात हुई थी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई थी। करीबी भी माने जाते हैं प्रियंका के, लेकिन इस बीच अब कैप्टन पहुंच रहे हैं दिल्ली और यहां सोनिया गांधी से मुलाकात। आप जानते हैं पिछली बार जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गई, इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दी, उस टाइम ही सब चेहरे अनाउंस करते हैं। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह चेहरा अनाउंस हुए। इस बार भी पार्टी हाईकमांड और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो बहुत एक सीनियर लीडर हैं, आप जानते हैं उंगलियों पे गिने होंगे 10 लोग हैं आज हमारे जो पार्टी में बचे हैं, क्योंकि एज फैक्टर भी होता है और भी चीज़ें हैं, तो उसमें वो आते हैं। आप सोच सकते हैं भी उनके बगैर कोई पार्टी फैसला लेगी? इतने सीनियर लीडर हाईकमांड के साथ हमेशा वो रहे हैं और गांधी फैमिली के साथ एक अलग, आप जानते हैं मेरे से भी अच्छा, तो इसलिए जो भी चेहरा होगा वो कैप्टन अमरिंदर सिंह और पार्टी हाईकमांड बैठ के डिसाइड करेगी। वादे पूरे नहीं करोगे, आपने गुटखा साहब हाथ पर रखकर कसम उठाई हुई है, अगर पूरे नहीं करोगे तो कैसे लोग जाएंगे, कैसे हम इलेक्शन लड़ पाएंगे, आपके एमएलएज अपने इलेक्टेड को कैसे फेस कर पाएंगे? तो यही बात हम कह रहे हैं कि कैप्टन साहब वक्त बहुत गुजर चुका है, बहुत सारा पानी जो है ये इसके ब्रिज के नीचे से बैठ चुका है, अब वादे पूरे कीजिए, वादे करने का टाइम है। तो यही हम पार्टी हाईकमांड को कह रहे हैं कि ये आप इंश्योर कीजिए, ये सारी बातें इनको अब करनी ही हो। अफसरशाही का बहुत वहाँ जोर चल चुका है और ये अफसरों ने एक जैसे गवर्नर का राज है वैसे चल रहा है, कांग्रेस के वर्कर की या एमएलएस की तो कोई सुनवाई नहीं है। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।